हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग आवेश में जो स्थिर आवेश है स्टेशनरी चार्ज उसके 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जो मूविंग चार्ज है गतिमान आवेश है उसमें करंट का पूरा टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में, चुंबकत्व के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इन सब लेक्चर्स को ना देखा हो या इंट्रोडक्टरी वीडियो मिस कर दिया हो तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बात करते हैं दंड चुंबक के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट क्या होता है? आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में जो भी मैग्नेट, जो भी चुंबक देखा है वही बार मैग्नेट होता है। और बार मैग्नेट में एक सिरा जो होता है उसे नॉर्थ कहते हैं, दूसरे सिरे को साउथ कहते हैं। और यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं ये एक कंपास की सुई है। कैसे पता चलेगा ये कंपास की सुई है? आप जब इसे किसी मैग्नेट के पास में लेकर के आएंगे तो ये कंपास की सुई ऐसे है, ये एक निश्चित दिशा में घूमने लगती है। जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर हम ऐसे रोटेट कराएं तो इसको घुमाने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे टाउ या बल आघूर्ण बोला जाता है। तो इसे घुमाने में जो फोर्स लगा उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। और बल आघूर्ण ये वर्ड याद रखिएगा, बिकॉज जो नीचे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन में ये वर्ड बहुत यूज होता है। हालांकि बल आघूर्ण के बारे में फर्स्ट ईयर की बुक में दिया हुआ है। तो ये जो कंपास की सुई है जब मैग्नेट के पास में लेकर के जाएंगे तो इसके आसपास, मैग्नेट के आसपास एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर ये सुई उस क्षेत्र की वजह से घूम जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज निकल रही होती है जो इस कंपास की सुई के ऊपर फोर्स लगाती है, बल आघूर्ण लगाती है और इसको घुमा देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसी को कहते हैं। एक अदृश्य फील्ड होता है जिसकी वजह से कंपास की सुई घूम जाती है। और इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं। अब ये मैग्नेट की सुई या कंपास सुई यहाँ पर इस दिशा में ठहरी, अगर इसको इस डायरेक्शन में हम लोग लेकर के जाएंगे तो ये इस दिशा में ठहरेगी। इसी तरीके से इसके अंदर से कुछ हम लोग लाइनें ड्रॉ करते हैं और ये लाइनें बताती हैं कि किसी मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, बल है, वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे आप घर के अंदर हैं और आप घर के बाहर आंधी या तूफान आता हुआ देख रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा हवा किस दिशा में चल रही है? पेड़ जिस दिशा में झुका हुआ होगा उसी दिशा में तो आप समझेंगे ना कि उस दिशा में हवा चल रही है। लेकिन अगर वहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए उस लाइन की सहायता से आपको पता चल जाएगा किस दिशा में हवा किस तरफ फोर्स लगाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इससे हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर अगर कंपास की सुई रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा, यहाँ पर कंपास की सुई रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं? ये ऐसी लाइनें होती हैं, ऐसी रेखाएं होती हैं जो फोर्स की डायरेक्शन को बताती हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में समा जाती हैं, एंटर करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब दंड चुंबक के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है तो अब एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। उसका नाम लिख लीजिएगा, ओसर्टेड एक्सपेरिमेंट। तो देखिए यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्विच है। ये अब जब इस स्विच को ओपन किया गया है तो क्या इस पर करंट का फ्लो होगा? नहीं। लेकिन इसके पास में एक कंपास की सुई को अगर हम लोग लेकर के आएंगे, देखिए इसमें 3 डायग्राम बनेंगे। पहला ये, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और। आपकी बुक में भी वही डायग्राम होगा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, स्विच को ओपन किया है तो इस कंपास की सुई में क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग इस की को प्रेस करेंगे, स्विच को दबाते हैं, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही ये जो कंपास की सुई है वो हिलने लगी एक डायरेक्शन में। और वहीं पर जब इस सेल को हम लोगों ने उल्टा लगा दिया, इस सेल को जब हम लोगों ने उल्टा लगाया तो क्या हुआ? तो ये जो कंपास की सुई थी ये उल्टी दिशा में घूम गई। तो ऐसा क्यों हुआ उसे
जानने के लिए इन्होंने काफी दिमाग लगाया और तब ये बात इनके दिमाग में आई कि जब किसी भी वायर में, किसी भी तार में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरीके से बन जाता है, चुंबक की तरीके से बन जाता है। और इसी वजह से जो कंपास की सुई है, क्योंकि कंपास की सुई अगर आप मैग्नेट के पास, चुंबक के पास लेकर के जाएंगे तभी वो घूमेगी, वरना क्यों घूमने लगी। आप किसी गाय भैंस के पास लेकर के जाओ कंपास की सुई को, वो नहीं हिलने वाली है क्योंकि उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस वायर में जब तक करंट नहीं बह रही थी ये अपनी जगह पर चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होना शुरू हुई वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही ये जो सुई है ये एक दिशा में घूमी, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन जैसे ही करंट की डायरेक्शन यहाँ पर पलटी, उल्टी हुई, वैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको उल्टी दिशा में घुमाने लगा। तो इसके जरिए आई थिंक आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब यहां से एक बहुत बड़ी खोज हुई किस चीज की, कि करंट की वजह से, वैद्युत धारा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया जा सकता है और इसी चीज को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम का मतलब क्या, कि अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम हैं वो अलग अलग तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर आप एक सीधा तार लेंगे तो इससे एक अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और सीधे तार के बजाय अगर यहाँ पर आप एक मुड़ा हुआ तार लेंगे, मीन्स आपने एक वायर को लिया उसको मोड़ दिया गोल शेप में, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो उस तरीके का नहीं होगा जैसा इससे निकलेगा। तो सिस्टम कई सारे के सारे हैं। आप सीधे तार और मुड़े हुए तार के बारे में तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर दो नामों का मतलब समझ लीजिए। पहला तो परिनालिका सोलेनॉइड और दूसरा टोरॉइड। परिनालिका किसे कहते हैं, आपने धागे वाली जो नलकी है उसे तो देखा ही होगा। आप एक छोटी सी नलकी लीजिए, बड़ी भी हो सकती है, और इसके चारों ओर वायर को, तार को लपेट दीजिए और यहाँ पर एक सेल लगा दीजिए। बस परिनालिका इसी को कहते हैं। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो उस करंट की वजह से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। सोलेनॉइड इसी को कहते हैं। और टोरॉइड किसे कहते हैं, ये जो परिनालिका है इसे आप घुमा करके, जैसे कि मान लीजिए ये परिनालिका है, इसे घुमा करके आप क्या करिए, गोल टायर जैसी शेप बना दीजिए। टोरॉइड उसी को कहा जाता है। और इसे समझना चाहें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर परिनालिका ली गई थी और इसे घुमा करके क्या किया गया, इसे घुमा करके इस तरीके का एक टायर बना दिया गया। और यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कई सारे के सारे वायर को लपेट करके उसमें जब हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। जब हम लोगों ने ये जान लिया है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तो अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये जानने वाला है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी। मतलब अगर किसी तार में इस दिशा में करंट बह रही है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, और वहीं पर अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए वैसे तो कई नियम है, लेकिन जो सबसे बढ़िया नियम है वो मैक्सवेल का पेज का नियम या स्क्रू लॉ है। उसे थ्योरी से बताने के बजाय मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि आपका जो राइट हैंड है, दायां हाथ ऐसे करिए सामने, और इमेजिन कीजिए कि आपने पेचकस पकड़ा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ है। अगर आपको किसी चीज का पेंच कसना है तो आप इसे कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। जब आप इसे घुमाते हैं ऐसे तो आपकी उंगलियां ऐसे घूमती हैं, रोटेट करती हैं, और जो स्क्रू है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब कि आप किसी चीज को अगर घुमा रहे हैं तो उंगलियां ऐसे ऐसे घूम रही हैं और अंगूठा आपका ऊपर की दिशा में जाएगा। तो मैक्सवेल का नियम यही है कि आपके पास दो चीजें हैं, एक तो करंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाया जाता है। तो इन दोनों में जो अंगूठा होगा, थंब होगा, वो पेच कसने की वजह से करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा, और जो उंगलियों का रोटेशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। एग्जाम्पल के तहत मान लीजिए कि ये सीधा वायर है
और इस वायर में जो करंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग उंगलियां ऐसे घुमाएंगे इस तरह से तो अंगूठा ऊपर जाएगा। अब देखिए, अगर इस तरफ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, और वहीं पर इसको घुमा करके हम लोगों ने इस तरफ लेकर के आए हैं। तो इस डायरेक्शन में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उंगलियां किधर घूम रही हैं, बाहर की ओर। और वहीं पर अगर करंट नीचे की ओर होगी तो अंगूठा हमको ऐसे नहीं, ऐसे रखना पड़ेगा, और इसको जब हम लोग ऐसे इस तरह से घुमाएंगे तो उंगलियां बाहर की ओर, इस उस तरफ बाहर की ओर निकल रही हैं। तो उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अब बाहर की ओर होगा, और वहीं पे अगर आप इस तरफ देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। तो ये जो मैक्सवेल का नियम है, इसके जरिए आप किसी भी सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब तो कई सारे के सारे सिस्टम में हम लोग इसे अप्लाई करके देखेंगे। तो आगे बात करते हैं लॉरेंज बल के बारे में, लॉरेंज फोर्स के बारे में। और लॉरेंज फोर्स के दो पर्सपेक्टिव निकल करके आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक वायर को रखा जाता है, तार को रखा जाता है, और इसमें करंट बह रही है। या फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या आवेश को फेंका जाता है, और इलेक्ट्रॉन को फेंकने के बाद में होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है, बल लगने लगता है। उसी को लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल कहते हैं। ये जो वायर है इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसी की वजह से इसके ऊपर भी, तार के ऊपर भी एक बल लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। तो कंक्लूजन के तौर पर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे या किसी भी आवेश को, चार्ज को गति कराएंगे, तो उसकी वजह से इनके ऊपर फोर्स लगने लगता है, बल लगने लगता है। उसी को लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल कहते हैं। एग्जांपल के तहत मान लीजिए आपके हाथ में एक तार है, इमेजिन कीजिए, ऐसे कीजिए, मान लीजिए आपके हाथ में एक तार है, वायर है, और अगर आपके आसपास एक चुंबक है तो इस तार में करंट जब लगेगा तो ये तार ऊपर उठ जाएगा या तो दाएं बाएं कहीं ना कहीं पर चला जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर, इस तार के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये जो तार के ऊपर लगेगा उसका फॉर्मूला अलग होगा, जो आवेश के ऊपर लगेगा उसका फॉर्मूला अलग होगा। हाई स्कूल में आपने देखा होगा। इसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को, दिशा को बताता है। इसमें जो अंगूठा और ये दोनों उंगलियां, इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाता है, लंबवत रखा जाता है। और ये जो अंगूठा है ये फोर्स को, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो उंगली है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक वायर है, उस वायर में करंट बह रही है और इसके ऊपर अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंगूठे की डायरेक्शन में होगा। ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अंगूठे की दिशा में लगेगा। और इसे याद रखने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। और लास्ट में ये जो साइक्लोट्रॉन है, ये क्या है, साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की मशीन है। अब मशीन कुछ ना कुछ तो काम करती है ना, तो इसका भी एक काम है, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। अब साइक्लोट्रॉन, अब लास्ट में साइक्लोट्रॉन को समझते हैं। मान लीजिए हम आपको एक पत्थर दें और आपको बोले कि इसे फेंकना है, आप बड़ी स्पीड में उसे फेंक सकते हैं, लेकिन इसके बजाय अगर हम आपको एक चार्ज दें, आवेश दें, और तब हम आपको बोले कि आपको इस चार्ज को, आवेश को फेंकना है, तब आप उस चार्ज या आवेश को कैसे फेंकेंगे? तो ये क्या करता है साइक्लोट्रॉन, ये किसी भी चार्ज को, आवेश को बहुत स्पीड में फेंकने का या धक्का मारने का काम करता है। ये एक प्रकार की मशीन है। और जहां तक बात है एम्पियर्स डेफिनेशन या एम्पियर की परिभाषा की, हम अगर इसको आपको ऐसे ही बता देंगे तो शायद आपको ये समझ में ना आए। एम्पियर्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, लेकिन इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
जितनी भी बातें आपने जानी है वो एक बार में सुन करके आपको समझ में नहीं आएंगी। इसे सुनने के बाद में बुक उठाइए, थोड़ा बहुत रीड करिए, समझने की कोशिश करिए, दोबारा से इस वीडियो को देखिए, तब आपको चीजें थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।